तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, देखिए संधि बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। मैं जो पहली वीडियो जो बना चुका हूँ उन वीडियो में कई संधि जो है बता भी चुका हूँ, लेकिन आज हम जो है पूरी मैराथन क्लास चलाएंगे हिंदी की। देखिए इसमें जो हम संधि जो है, संधि के कितने प्रकार हैं और संधि किन शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, ये एक एक बात को जो है हम समझ लेंगे आसानी पूर्वक। देखिए हमें समझना है। पहले बात करते हैं हमारी संधि। तो दोस्तों ये जो संधि है ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, सम प्लस धी। यहाँ अगर सम का अर्थ देखा जाए तो समीप, और यहाँ पर देखिए इसकी अगर परिभाषा देख लेते हैं तो दो वर्णों के मेल, यानी मेल का मतलब होता है जोड़ अथवा मिलाप करना। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों को जोड़ देते हैं तो उससे एक नया विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम दोस्तों बोलते हैं संधि। यहाँ विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, यानी कि जब हम दो पदों को जोड़ देंगे तो उसमें एक नया रूप बन जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि में यह परिवर्तन या बदलाव वर्णों में ही होता है। कहाँ पर होता है? वर्णों पर होता है। जैसे अगर हम समास आप जब पढ़े हैं, जब मैं समास वाली वीडियो बताऊंगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको जो है और अच्छे से जो है समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए संधि में प्रायः प्रथम पद के, देखिए यहाँ से ध्यान से देखना, देखिए ये जो है यहाँ पर बताया गया कि संधि में प्रथम पद के अंतिम वाक्य, यानी जो प्रथम पद है उसका अंतिम अक्षर ले लें और दूसरे शब्द के प्रथम वाक्य से यानी जो मेल होता है, इस मेल के परिणाम स्वरूप परिवर्तन या बदलाव होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण कितनी आसानी से और कितनी अच्छे से आपको जो समझाया गया। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे सरल उदाहरण अगर देखें तो यही है हिम धन आलय। यहाँ पर हिम धन आलय कैसे हुआ? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ जो है आपका, इसे यानी कि हमारा शुद्ध रूप ये माँ हो गया, और इसमें जो है हमारा कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता लेकर ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए अ जो है माँ में छुपा हुआ, और इधर जो है आपका आलय में भी जो है क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ पहले अक्षर में लिखा हो, और यहाँ पर जो है अंतिम अक्षर माँ है और दूसरे पद का जो पहला अक्षर है वो आ है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें जो है विकार और परिवर्तन होगा, उसी विकार परिवर्तन को जो है हम संधि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर इसका शुद्ध रूप आपको दिख रहा होगा, हिम प्लस आ और प्लस बड़ा आ, यानी कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण जब मैं आपको बताऊंगा, ये तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बताया कि संधि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं उदाहरण बताऊंगा उन्हें आप आसानी पूर्वक समझना। ठीक है, तो देखिए फिर हिमालय बन गए। विच्छेद, संयुक्त शब्दों को विच्छेद क्या कहलाता है? देखिए विच्छेद को समझ लेते हैं। संधि युक्त यानी जो जैसे कि हिमालय है, इसको जब हम तोड़े, यहाँ पर आपको दिख रहा हो हिम प्लस आ प्लस लय, यहाँ पर जो है जब हम विच्छेद कर देते हैं तब जो है कहने मतलब एक शब्द बन जाता है। देखिए संधि युक्त शब्दों को अलग करने को ही विच्छेद कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, ये एक विच्छेद है। ठीक है, अब संधि के भेद समझ लेते हैं दोस्तों। तो संधि के मुख्यतः भेद कितने हैं दोस्तों, समझ लेना। देखिए ये संधि के जो भेद हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि, और तीसरी जो है आपकी विसर्ग संधि। आप क्रम से याद कर लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर में क्या होता है? यहाँ पर स्वर स्वर का ही मेल होता है, और जो आपकी व्यंजन संधि होती है यहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल होता है। और विसर्ग संधि एक ऐसी संधि होती है जहाँ स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों का मेल होता है। तो देखिए आगे हम जो है ये इनको समझते हैं। पहले हम स्वर के भेद समझेंगे, इसके बाद व्यंजन के भेद समझेंगे और विसर्ग। ये एक मैराथन क्लास रहेगी जिसमें आप संधि कहीं से भी आपको पूछ ली जाए तो आप आसानी से उसके आंसर, ये कोई भी एग्जाम हो उसके आप जो है दे सकते हैं। देखिए पहले हम संधि को समझ लेते हैं। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, व्यंजन संधि स्वर व्यंजन मेल। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। संधि के मैंने 3 पार्ट बताए, स्वर व्यंजन और विसर्ग। यहाँ पर स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन का मेल होता है, यानी व्यंजन व्यंजन का भी मेल हो सकता है, और विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। ठीक है, आप जानते हैं स्वर संधि। देखिए ध्यान से जो यहाँ पर टाइपिंग लिखी हुई है उन्हें आप देखते जाइए, और जो है मैं जो बता रहा हूँ उसको जो है ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। स्वर क्या? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के, अब स्वर क्या है? ऐसे वर्ण, मैंने जो पहले अभी आपको वर्ण वाली एक
वर्णमाला वाली जो क्लास मैंने आपको बताया मैराथन क्लास में, वहाँ पर मैंने स्वर की परिभाषा बताई कि ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो दो स्वरों के मेल से, अब क्या है यहाँ पर दो स्वर हैं, ठीक है, उनके मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को ही हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब संधि के भेद जान लेते हैं, स्वर संधि के भेद जानना, ठीक है। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से मैं अगर बताऊं तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। उन 8 के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप जो आपकी किताब में जैसे आप 10 में पढ़ रहे हैं और 11वीं 12वीं में अथवा 9वीं में पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे क्या होते हैं, कहीं पर संधि के जो है 4 प्रकार बताए जाते हैं और कहीं पर 5 और कहीं पर 6 प्रकार भी संधि के बताए जाते हैं। किसके, स्वर संधि के, ठीक है। तो आप नोट कर लेना। अब स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है। तो देखिए स्वर संधि के जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, और एक जो आपकी संधि है, एक पूर्व रूप संधि होती है और एक पर रूप संधि होती है, और 8वें नंबर की जो आपकी संधि है वो प्रकृति भाव संधि होती है। आपको 8 नाम याद हो गए होंगे, लेकिन आज जो हम 5 की डिस्कशन करेंगे तो यहीं पर देखिए समझ लेते हैं इनको। अब हमारी पहली है स्वर संधि। स्वर में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। देखिए ये जो हमारे यहाँ पर मैप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है स्वयं टाइपिंग का है, देखिए समझ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा इसे और बड़ा करके। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, जब सवर्णी स्वर पास पास आए तो दीर्घ हो जाता है। देखिए आप जो है मैं बता रहा हूँ, इसे जो है क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, और देखिए क्या करना है आपको, इसे जो है वीडियो रोक कर मेरी थोड़ा एक बार देख लेना है, फिर जब आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे आपको बताऊंगा, इसे आप वीडियो रोक कर थोड़ा देख लीजिए कि कैसे क्या है, ठीक है। आप देखिए दीर्घ स्वर संधि, यदि छोटा आ या बड़ा आ या छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ आमे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई ऊ ऋषि हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, मैं ध्यान पूर्वक समझना इसको। जो स्वर संधि का दोस्तों सूत्र होता है वो अकह सवर्णे दीर्घ होता है। क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। अ के एक प्रत्याहार होता है, ठीक है। अक के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, आपको जो मैं यहाँ पर इनको देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये जो वर्ण है, और यहाँ पर ऋषि जो है हमारा, तो ये वर्ण आते हैं अक के। और सवर्णे का मतलब होता है इन्हीं के समान जैसे वर्ण अगर आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया ये वर्ण हो जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घ संधि जो है का सूत्र बताइए, तो अका सवर्णे दीर्घ बताना है। इसका कहने का मतलब एक और समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है, अगर मैं संक्षिप्त प्रक्रिया में आपको बताऊं तो अगर प्रथम पद में दोस्तों देखिए, इसे थोड़ा हटा, देखिए जैसे कि प्रथम पद हमारा हो गया प्रथम पद, और एक हमारा होगा दूसरा पद, क्योंकि हमारे दो पदों पर ही क्या होती है, संधि होती है। तो दोस्तों प्रथम पद में क्या आए हैं, ये छोटे वर्ण आते हैं, यानी ह्रस्व स्वर आए, और दूसरे वर्ण में भी ह्रस्व स्वर आए अथवा दीर्घ स्वर आए, तो दोनों का मेल मिलाप बनकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। तो आप इतना समझ लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा इसे अब ध्यान से समझना, जैसे का और का, देखिए जो हमारा का होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो व्यंजन होता है, जैसे कि ये हमारा का हो गया, तो ये हमारा शुद्ध व्यंजन नहीं है, शुद्ध व्यंजन हमारा का है, ठीक है। ऐसे तो हमारे कहने का मतलब कोई भी व्यंजन होता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, वो दूसरे यानी स्वर की सहायता लेकर ही बन पाता है। तो देखिए आप ध्यान से समझना मेरी बात को। इसी प्रकार देखिए जैसे छोटा का है, वहाँ पर बड़ा का और बड़ा आ मिलकर जो है क्या बन गया, बड़ा का कि इसी प्रकार आप समझ जाए, ये इसे जो है वीडियो को रोक कर समझ लेना। मैं जो आपको आगे जो उदाहरण बता रहा हूँ इन्हें समझिए। विद्या धनालय, तो विद धन या प्लस आलय तो विद्यालय हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप जो विच्छेद है ना, समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। दा हमारा और प्लस या मिलकर क्या बनाते हैं, विद्या वाला, धा वाला बनाते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। जो आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसे समझ लीजिए, जो यहाँ पर विद्या लिखा हुआ देखिए, विद्या, आपको ऐसे उदाहरण जो है कहीं पर आपको जो नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे विद, देखिए यहाँ पर फिर मैंने आ अलग किया और आलय अलग किया, ठीक है। फिर यहाँ पर विद और यहाँ से छोटा आ और यहाँ पर आलय का जो है आ मैंने अलग किया और प्लस यहाँ पर आलय लिखा, तो विद्यालय। फिर विद धन या और फिर आ को अलग किया, अल्लाह को अलग किया, अब बन जाएगा विद्यालय। और ये जो धा है ना, इसको आप समझ रहे, तो ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, आप समझ लीजिए। द और या जो है
ये दो वर्णों से मिलकर जो है धा बना हुआ। ठीक है, आप समझ गए। और देखिए आगे जो उदाहरण उनको भी समझ लेते हैं। देखिए वेद धन यालय तो विद्यालय बन गया, महाधन आश्रय तो आप समझ गए। अब उसी प्रकार आपको करना है जैसे मैं जो पहले बताया, महाश्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य धन अर्थी तो क्या हो जाएगा सत्यार्थी, सूर्य धन अस्त तो क्या हो जाएगा सूर्यास्त, गिरिधन ईसा गिरीश, कपिधन ईस तो हो जाएगा कपीस, क्या हो जाएगा कपीस, रजनी धन ईस, रजनी में बड़ी ई है और ईस में बड़ी ई है, तो दोनों को जो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बड़ी ई बन जाएगा, यानी रजनीश। परिधन इच्छा, परि का अर्थ यहाँ पर चारों ओर नहीं है। आप जैसे भूगोल में पढ़े होंगे कि परि का अर्थ चारों ओर, उसमें पर्यावरण में तो परि का अर्थ चारों ओर, और क्या है उसका शायद मैं समझ, परि का अर्थ चारों और उसमें क्या है चारों ओर से जो हमें घेरे हुए उसी को जो है हम क्या बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं। अच्छा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढके हुए, यानी कि जो हमें हमारे जो बाहरी वातावरण है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है उसी को हम क्या बोलते हैं पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परिधन इच्छा यानी पराई इच्छा जो दूसरों पर निर्भर होती है। जैसे हम टेस्ट देते हैं ना तो वो दूसरों पर निर्भर होती है, जब वो एक नियम कानून बनाते हैं उस अनुसार, तो ये परिधन इच्छा यानी दूसरे पर आधारित इच्छा वही है हमारी परीक्षा। साधु धन उपदेश तो साधु उपदेश हो जाएगा, साधु उपदेश हो जाएगा। गुरु धन उपदेश तो क्या हो जाएगा गुरु उपदेश हो जाएगा। सिंधु धन उर्मी तो सिंधुर्मी हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण आप समझ लेंगे तो पूरे जो है आप समझ सकते हैं। जैसे आप सिंधु में छोटा ऊ है, मैंने अभी जो बताया कि छोटे वर्ण जो है क्या हो जाएंगे, जैसे प्रथम पद में छोटे वर्ण आते हैं और दूसरा पद है उसमें बड़े वर्ण आते हैं यानी दीर्घ वर्ण आते हैं। ठीक है, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ वर्ण और जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैं अगली वीडियो में जो है पहली जो वीडियो बनाया हूँ इसके पहले उसमें मैंने आपको बता भी चुका हूँ। तो समझ लीजिए कि ये 2 वर्ण मिलकर जो है क्या बनाएंगे दीर्घ वर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटा ऊ है और इसके बाद बड़ा ऊ है, तो ये दोनों बनाकर जो है क्या बनाएंगे बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यही एक परिवर्तन हो गया, तो आप वहाँ पर उनको जो है क्या कर देना है वहाँ पर परिवर्तन कर देना। ठीक है, आप देखिए ध्यान से समझते जाना। अब यहाँ पर इनके जो है पूरे उदाहरण आप देखते जाइए और इन्हें समझ लेना। और इसके बाद देखिए मैं गुण संधि बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या ट्रिक बनाई है हमने, गुण स्वर संधि, छोटा आ या बड़ा आ, ई या बड़ी, इसमें भी वही प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ई आती है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई आती है तो ए हो जाएगा। ऊ के बाद छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि ऊ आता है या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा, ऋषि आए तो आर हो जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है गुण संधि का, तो ध्यान से इसको भी देख लेना। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई आई है तो ए हो गया, छोटा आ बड़ा आ के बाद ऊ आया तो ओ हो गया, छोटा आ बड़ा आ के बाद ऋषि आई तो क्या हो गया आर हो गया। समझ गए बात को। अब देखिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि की परिभाषा, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो और ऊ या बड़ा ऊ आए या ऋषि आए तो तीनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दिन धन ईस, यहाँ पर दिन पर अगर देखेंगे तो जो दिन का जो अंतिम अक्षर है ना है और यहाँ पर ईस का जो है पहला अक्षर जो है ई है, तो जो ना है उसमें क्या छिपा हुआ है आ छिपा हुआ है और ईस में ई है। तो मैंने गुण संधि का नियम बताया, इसका जो सूत्र होता है आद गुणा, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ ऋषि आते हैं तो इस स्थान पर क्या हो जाता है ई के स्थान पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा तो आप पूरे समझ जाना। ठीक है, जैसे कि देखिए इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जैसे कि दिन है, क्या है दिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारा आ छिपा हुआ है, बात समझ रहे हैं। ऐसे जब तोड़ेंगे यहाँ पर जो विच्छेद मैं आपको दिखा भी रहा, ये ईस जो है आपका, तो ईस में आपको क्या करना है, देखिए ईस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी ई है तो
मैंने अभी जो नियम बताया कि छोटा आ या बड़ा के बाद ई आती है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए समझ लीजिए, तो यहाँ पर जो ई है यहाँ पर आपको ए कर देना है। तो जब ए कर देंगे दोस्तों तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका, क्यों नहीं समझ रहे हैं बात को। जैसे कि देखिए दी और यहाँ पर हमें ए करना है, तो ना की जगह हम ए की मात्रा जब लगा दें तो क्या हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा। और हमें जो यहाँ पर मैं आपको विच्छेद इतना दिखाया हूँ, ये मैं तो बिल्कुल आपको समझाने के लिए एक एक प्रक्रिया कि देखिए यहाँ पर ना और आ को अलग किया, इसके बाद फिर मैंने दिन और फिर यहाँ पर ए आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर ए और सा मैं इस प्रकार आपको बताया हूँ, फिर ये दोनों मिलकर ए और ना में मिल जाएंगे तो दिनेश हो जाएगा। मैं आपको बहुत विच्छेद प्रक्रिया से समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। सूर्य धन ईश, तो फिर वही प्रक्रिया है, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए महेंद्र का, तो महाधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र। महाधन उदया तो महोदया, महाधन उत्सव महोत्सव। देखिए आप जो है इनको ध्यानपूर्वक वीडियो थोड़ा रोक कर इन्हें समझ लें। अब वृद्धि संधि को मैं आपको बताऊंगा कि वृद्धि संधि आखिर क्या है। देखिए वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ, ए ऐ ओ औ, इसमें क्या हो जाता है कि छोटा या बड़ा आ के बाद, ध्यान से समझ लें, देखिए छोटा आ बड़ा के बाद यदि ए ऐ आए तो ए हो जाएगा, छोटा आ बड़ा के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा। ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है परिभाषा भी बताई है, तो इस परिभाषा को आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए जो यहाँ पर एक उदाहरण है, तो मैं एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ कि कैसे जो है ये है। देखिए जैसे कि हमारा एक और क्या दिया है, एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो का वर्ण है इसमें क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। और मैंने बताया कि छोटा आ या बड़ा के बाद ए आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो पाई वाला आई जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, समझ ले, ये हुआ है एक का एक, बस समझ रहे, बस इतना ही है। और आगे और ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये नोट को आप एक अपनी बुक में जो है नोट बना लीजिए। और वहाँ पर जो है आप ये उदाहरण जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं, तो मैं उन्हीं को लाया हूँ और जो आपको अच्छे से समझा सकूँ, जो कि पूछे गए उदाहरण हैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्हें जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है आप इन्हें समझ लीजिए। इसके बाद देखिए यण संधि है, तो यण संधि में क्या होता है, यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई में परिवर्तन, यानी या ऊ, इसका देखिए मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है कुछ अलग अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, यण संधि का सूत्र होता है क्या होता है इसका, इको यणज, क्या होता है याद कर लीजिए, इको यणज। तो यहाँ पर सॉरी, इक जो है एक प्रत्याहार है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यदि ई ऊ और ऋषि के बाद क्या आते हैं, स्वर आते हैं, असमान स्वर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा और ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा, बस समझ रहे। और एक ला होता है उसके स्थान पर ला हो जाता है, लेकिन इसका उदाहरण बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये देखिए वही बताया गया है आपको, देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, ई के बाद भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कोई भी असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, या व रा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नोट, इसमें प्राय एक अर्ध अक्षर होता है जैसे इत्यादि। हाँ तो देखिए आपको बहुत एक समझने की बात है कि जो आप जब समझेंगे कि यण संधि किस में है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक मेरे समझ में लगभग 100% तो नहीं कह सकता, तो इसमें आपका 99% जो है मैं बता सकता हूँ कि इसमें जो है आधे अक्षर आते हैं। जैसे देखिए इत्यादि,
ता है जो ये आधा अक्षर है, स्वागत में सा ये जो है आधा अक्षर है, ठीक है, क्या है आधा अक्षर। तो इन पर आप ये समझिए, जब यण संधि को समझेंगे तो इसमें आधा अक्षर आता है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। और आगे देखिए, व्याकरण का संधि विच्छेद अगर कोई पूछे तो विधन आकरण होता है। क्या होता है? विधन आकरण। अब व्याकरण किसका उदाहरण है, किस संधि का, तो आपको बता देना है यण संधि का, ठीक है। मात्र धन आज्ञा तो मात्र आज्ञा हो गया, ठीक है। अब आयादि संधि को समझ लेते हैं। यदि ए ऐ ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का परिवर्तन ऐ में, ऐ का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में तथा औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। नोट, यह अधिकांशतः 3 अक्षर के होते हैं, जैसे नयन, नायक। अब देखिए, जैसे देखिए ए के बाद अभी ऊपर जो बताया गया कि ए के बाद आ रहा है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अभी बताया ना, आय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर थोड़ा लिखना कम बनता है, उस कारण से जो है अच्छे से जो है नहीं बन पा रहा, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करना जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया, यहाँ पर नयन हो गया, आय हो गया ना। इसी प्रकार देखिए उदाहरण, अब देखिए हमारी आती है, देखिए नायिका, नय धन इका, नायिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं जो आपको बता, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। अब ये जो उदाहरण दिए हैं इन पर आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और फिर इनका जो है संधि विच्छेद करके और संधि का नाम लेकर जो है मेरे कमेंट पर लिखना अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही डाल देना, ठीक है। और देखिए इनके आंसर भी बताए गए हैं। अब देखिए दोस्तों व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि पर हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम व्यंजन संधि आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।